ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ। कहाँ कहाँ पे कोरल रीफ्स होते हैं? ऐसे ऑप्शन है तो सीधा मान के चलना है ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर होगा नहीं। कैन अगर होता तो मे बी हो सकता है, यहाँ पे पूछा हैव। अगर होता कैन तो पॉसिबिलिटी थी, मे बी सारे आंसर हो जाते, बट यहाँ पे पूछा है आपसे हैव नॉट कैन। तो आपसे देखो कहाँ पूछा है, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार और सुंदरबन। तो यहाँ पे कहाँ पे नहीं होते आपके, सुंदरबन में नहीं होते हैं। अंडमान निकोबार क्योंकि एक आइलैंड है, आइलैंड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी कोरल रीफ्स मिलेंगी, तो दैट मीन्स आपका ये ऑप्शन तो वहीं पे खत्म हो जाता है। 1 2 3 1 3 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो बचता क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार, तो दोनों में होता है। अब आपका काम क्या है, आपका काम यहाँ पे ये है कि आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी है कि फ्रिंजिंग रीफ मिलती हैं, एटॉल मिलती है, कौन सी मिलती, कहाँ पे मिलती है, जैसे लक्षद्वीप पे भी मिलेगी आपकी, और कहाँ कहाँ पे मिलती है इंडिया में। तो सुंदरबन जैसे है वो किसके लिए जाना जाता है, तो सुंदरबन आपका बिल्कुल कोरल रीफ्स के लिए नहीं जाना जाता है। तो वहाँ पे कौन सी आपको ट्रीज है जिनके लिए मैंग्रोव्स काइंड की जो वेजिटेशन है उसके लिए जो बेसिकली जाना जाता है, तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। कोरल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस होती हैं फॉर देयर सर्वाइवल वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका काम है, ये आपका टास्क है, और यही एक तरीका होता है ना, दो तरीके हैं आपके क्वेश्चंस को रिवाइज करने के, आपके सिलेबस को रिवाइज करने के। पहला उठाओ, सब्जेक्ट आप उठा रहे हो, आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, ये सोच के क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। एक तरीका ये भी है रिवाइज करने का कि आप पीवाईक्यूज देखो, साथ के साथ टॉपिक उठा लो। जैसे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा ना, कोरल रीफ कहाँ पे मिली है, दैट मीन्स अगर आप उठाने जाओ तो पूरा टॉपिक उठ रहा है ना। तो कोरल रीफ्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, कोरल रीफ एक्चुअली कितने तरीके के होते हैं, कैसे कोरल रीफ्स बनते हैं, कोरल रीफ जूजंथली में क्या आपकी सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है तो कैसे बनता है, उसके बाद क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरल रीफ को आज के टाइम पे हार्म कर रहे हैं, कौन सी कन्वेंशंस यहाँ पे आती हैं वर्ल्ड में, और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, इंडिया में किस टाइप की कोरल रीफ्स मिलती हैं। तो इससे उठाओ आपका पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर हो जाता है। उसको करंट तक लेके चलो, एक बार कोरल रीफ यूपीएससी डाल के ढूंढो तो आपको पता चल जाएगी कि करंट में कौन कौन सी इस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीज चली हुई है। यही तरीका है, ठीक है, और ये ज्यादा बेहतर तरीका हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको साथ में ये भी पता है कि देखो इस टॉपिक से ना यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको पता होगा अपनी लिमिट किस एक्सटेंट तक आपको टॉपिक को रिवाइज करना है। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किससे आपकी जुड़ी हुई है प्रॉब्लम, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप सॉइल इरोजन की बात करो तो ये आपका पूरा टॉपिक है। सबसे पहले सॉइल किससे बनती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को अफेक्ट कर रहे हैं, सॉइल इरोजन किस चीज से होता है, जैसे आपकी विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, आपकी स्नो से हो सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं। तो सॉइल इरोजन, अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि किससे एसोसिएटेड है, तो टेरेस कल्टीवेशन से सॉइल इरोजन को रोकने के लिए टेरेस कल्टीवेशन है ना, यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन है। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन, बट क्वेश्चन में आपसे प्रॉब्लम पूछा गया है कि व्हाट आर द रीजंस नॉट द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वन आपका ऑप्शन खत्म हो जाता है, खत्म होते ही आपका ऑप्शन क्या बच जाता है, बी ओनली। ट्रॉपिकल इरोजन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों आंसर नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहां पे सॉइल इरोजन होगा। जो आपका टेम्परेट क्लाइमेट है या जो आपके और पोलर क्लाइमेट आते हैं जहाँ पे स्नो आपका आ जाता है, क्योंकि स्नो इज आल्सो ए फैक्टर फॉर सॉइल इरोजन ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे ये एसोसिएटेड होना जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है सीजनल रिवर्सिबल ऑफ विंड इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, मानसून क्लाइमेट। अब यहाँ पे देखो मानसून क्लाइमेट है, तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, मानसून क्लाइमेट दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया में कैसे कैसे रेनफॉल आती है, प्रेसिपिटेशंस के टाइप्स, रेनफॉल कैसे कैसे आती है आपकी, जो साउथ वेस्ट जो है वो जो बारिश होती है वो, नॉर्थ ईस्ट से जो बारिश होती है वो, क्योंकि सीजनल रिवर्सिबल का मतलब यही होता है ना कि सर्दियों में जो बारिश हो रही है, गर्मियों में बारिश हो रही है। अगर समर में बारिश हो रही है तो इंडिया की किस कोस्ट पे सबसे ज्यादा आपको बारिश मिलती है, प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा होती है, नॉर्थ ईस्ट हो रही है तो फिर कहाँ पे, जैसे कोरोमंडल कोस्ट में आपकी सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, इससे टॉपिक भी रिवाइज होते हैं और क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से होते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पूछ रहा है विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री द टर्म पंचायतन। पंचायतन किससे रिलेटेड है? तो सबको पता होना चाहिए, पंचायतन मतलब टेम्पल कंस्ट्रक्शन। और एक और चीज है कि जिस तरीके से 2024 के इलेक्शंस के लिए मोदी जी टेम्पल्स में बहुत घूम रहे हैं, तो मे भी यूपीएससी आपसे लोकेशन ना पूछे। क्यों? क्योंकि जब आप पिछले ट्रेंड की बात करते हैं तो सबको पता होगा कि करंट अफेयर्स में ठीक है मोदी जी यहाँ जा रहे हैं तो हर कोई मंदिर टेम्पल को रटा होगा, लेकिन वो आपसे टेम्पल की शैली, पंचायतन शैली के बारे में पूछ लेंगे कि ये क्या होता है, या फिर नागरा शैली, द्रविड़ा शैली, इन शैलीज के बारे में पूछ लेंगे, या लोकल कहीं कोई मिलती होगी उसके बारे में पूछ लेंगे। तो जरूरी नहीं है, आपको एक टॉपिक को ना 360 डिग्री से एनालाइज करना है, उसको देखना है कि क्या क्या चीजें हो सकती है इंपॉर्टेंट, क्या पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग अबव थ्रू द, देखो अरुणाचल प्रदेश से कौन सी रिवर बहती है, कौन सी रिवर नहीं बहती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैप की नॉलेज होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखो अगर आपको बताओ कि बराक रिवर तो जो है वो असम में है, असम में या मिजोरम में, यहाँ से बराक रिवर आती है, क्योंकि यहाँ से नीचे से आके ऐड होती है और कहाँ पे आपकी बांग्लादेश में जाके मिल जाती है आपकी बराक रिवर। तो इसका मतलब तो ये हो गया, ये तो गई ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी गई? लोहित और सुबनसिरी, जो कि आपकी किसकी, ब्रह्मपुत्रा रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरीज है। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है वो पता होना चाहिए। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में यूपीएससी इतनी बार आपसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछ चुका है, तो यहाँ से उसको रिवाइज करो उस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर है 46, वेटलैंड और कौन सी कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर पे है? हरि के वेटलैंड, केवलादेव घानो, कोलेरू लेक। अब देखो कि 2023 में भी ना कोलेरू लेक से क्वेश्चन आया था कि ये किसकी उस पे है, कृष्णा रिवर जो है बनाती है। तो ये क्वेश्चन अब आया था। अगर किसी ने 2024 का क्या होता तो एटलीस्ट उनको एक ऑप्शन के बारे में तो पता होता, क्योंकि वो 2023 का क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो सब मानते हैं उसको फैक्ट बेस्ड था। लेकिन आपको बताओ पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपका यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद 2018 में एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा हुआ था कि कौन सी ऐसी आर्टिफिशियल लेक है, तो उसमें आपको एज एन ऑप्शन कोलेरू लेक दिया हुआ था। फिर उसके बाद हाँ 2014 में तो क्वेश्चन पूछ ही लिया है। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे क्या चीज है। ठीक है जी, देखो सबसे पहले कोलेरू लेक की बात करें तो कृष्णा रिवर यहाँ पे करेक्ट है, बट ये मूसी रिवर के उस पे नहीं आता, क्योंकि कहाँ पे आता है आपका कोलेरू लेक, अगर आपको पता हो कि आंध्र प्रदेश में आता है, और मूसी रिवर जो होती है ना मोस्टली महाराष्ट्र में जाके खत्म हो जाती है, बाकी कहीं आती भी है तो थोड़ी बहुत तेलंगाना में आती है। तो इसलिए ये तो आपका क्या हो जाता है गलत, थर्ड वन गलत, थर्ड वन गलत, थर्ड वन गलत, और भी आंसर हो गया वन। हरिके आइलैंड कहाँ पे है आपका? कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास और सतलुज रिवर, दैट मीन्स अब आपसे ये लोकेशन भी पूछ सकता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। कोल्लेरू की लोकेशन कहाँ है, केवलादेव घानो की लोकेशन क्या है, जैसे इसकी आपकी पंजाब हो जाती है, केवलादेव घानो की आपकी कहाँ पे हो जाती है, राजस्थान में जाके हो जाती है। किस पे है? बनास और चंबल रिवर पे है। चंबल कहाँ पे है? चंबल देखा जाए तो फेमस फॉर एमपी है, और अगर राजस्थान में जाती भी तो लोअर राजस्थान में जाके चली जाती है। और केवलादेव घानो जो है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये आपकी किस पे है? गंभीरी रिवर की कन्फ्लुएंस पे है, गंभीरी और हाँ गंभीरी रिवर की उस पे आती है आपकी, दो रिवर आई थी, एक गंभीरी होती है और एक और आती है आपकी, सेकंड का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो ये आपको देखना है कि किस रिवर की लोकेशन पे आपकी ये आती है। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर है आपका 47। 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म। क्या है? नॉट फॉर्म है, ये ध्यान देना है, यहाँ पे नॉट फॉर्म है सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि देयर आर सिक्स सिस्टम इन इंडियन फिलोसफी। हालांकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एशियंट हिस्ट्री, तो हम ये चीज पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से अब क्या है, यूपीएससी आपको क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को समटाइम किसी ऑप्शन की क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बना के फ्रेम करके दे देगा उसको। तो कौन कौन से, अगर आपको पता हो कि लोकयुक्त और कपिलिका ये नहीं होते हैं हमारे, मीमांसा, वेदांता, न्याय, विशिष्ट, संख्या और योग ये होते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाता है? आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाता है। अब इनसे कौन है? जैसे योग से पतंजलि जुड़े होते हैं, किससे कौन से हैं? सांख्य, कपिल मुनि जुड़े होते हैं। मीमांसा किसकी है? वेदांता किसकी है? न्याय किसकी? विशिष्ट किसकी है? ये किसके बारे में बात करता है? कौन सा कर्म के बारे में बात करता है? कर्म मार्ग के बारे में। कौन सा ज्ञान मार्ग के बारे में बात करता है? कौन सा आपका ध्यान के बारे में बात करता है? ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यहाँ से पूरा का पूरा टॉपिक उठाओ, पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर डालो वहीं से।
बात आती है क्वेश्चन नंबर 48 की, पूछ रहा है हिल्स और रीजन। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन इन्हीं से पता चलता है कि दो गलत है दो सही है। दैट मीन्स कि आप देख लो कार्डेमम हिल्स, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे आपका? तमिलनाडु। यहाँ पे ऐसे उसमें ना थोड़ा मैप की आपको जानकारी होनी चाहिए मैप के बारे में। तो देखो मिकिर हिल का तो सबको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दैट मीन स्टेटमेंट नंबर 4 तो ठीक हो जाती है। ये आपके ऑप्शंस वैसे ही गलत हो जाते हैं। अब बचता है यानी कि फर्स्ट भी गलत है। अगर आपका फोर्थ वन इज करेक्ट तो यहाँ से पता चल गया फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। कार्डेमम हिल्स आपकी केरला साइड मिलती है और कोरोमंडल तट दैट मीन्स तमिलनाडु साइड की बात कर रहे हैं। कैमूर हिल कोंकण कोस्ट। अब देखो कैमूर हिल और कोंकण, कैमूर अगर किसी ने विंध्यान रेंज पढ़ा हो तो उसमें होता है ना कि जब एमपी और यूपी और बिहार साइड जब विंध्य रेंज की एक्सटेंशन होती है तो उसको हम एज अ कैमूर हिल कंसिडर करते हैं। तो दैट मीन्स वो कोंकण कोस्ट तो होगा नहीं। अब कोंकण कोस्ट होता क्या है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। जो महाराष्ट्र वाला गोवा वाला जो वेस्टर्न घाट वाला सेक्शन होता है उसको हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ से आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए प्लस इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। और महादेव हिल्स कहाँ है आपकी? एमपी यानी सेंट्रल इंडिया। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप सीख ले, वो ज्यादा बेहतर है। पर अब आपको एक एक ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए यूपीएससी में जो दिए गए हैं आपसे। 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन के बारे में आपसे पूछ रखा है। तो सबको पता है इसका आंसर क्या है, 10 शेड्यूल, जिसने भी आपका पॉलिटी पढ़ा होगा। अब जो है आपको एक एक्सटेंट आगे जाना है, अपनी प्रिपरेशन को एक एक्सटेंट आगे करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन। दैट मीन्स आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन की बात नहीं करता है। अगर 10 शेड्यूल है तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपके टोटली 8 शेड्यूल थे। अगर 10 शेड्यूल है तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, आपको ये पता होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ है तो उसमें क्या चीज बोली गई है, किसको बोला जाता है कि एक पार्टी में मर्जर किसको माना जाता है, या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो किसको डिफेक्शन माना जाता है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जब अगर एक नॉमिनेट मेंबर है कब पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसको उसका पे उसकी ये नहीं माना जाता कि उसने कोई गलत काम किया है, या उस पर दल बदल वाला कानून लागू नहीं होता, ठीक है, या उसकी मेंबरशिप पे क्वेश्चन नहीं अराइज होते। फिर आपका क्वेश्चन उठ के आता है कि जब भी एंटी डिफेक्शन से लॉ के अंदर अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है तो उसका फाइनल डिसीजन कौन लेता है। जैसे आपका अगर मान लो राज्यसभा की बात है तो आपके चेयरपर्सन या चेयरमैन कहें या वाइस चेयरमैन कहें, और अगर आपकी लोकसभा की बात करें तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, अगर स्पीकर आपके रोल पे नहीं है तो करते हैं। फिर इसी से आप साथ के साथ रिवाइज कर लो कि अच्छा अगर मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और तब कोई रिलेटेड इशू आ जाता है तो कौन करता है। अगर क्योंकि कहीं पे आप देखोगे कि एक जगह फैसला आपके प्रेसिडेंट करेंगे इनकी मेंबरशिप के लिए, एक जगह फैसला आपके स्पीकर करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जहाँ पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ पे आपके प्रेसिडेंट करेंगे इलेक्शन कमीशन की हेल्प से। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने तरीके से मतलब एक जो मेंबर होता है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ना सिर्फ 10 शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए, सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, फिफ्थ शेड्यूल, क्योंकि पता है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है यूपीएससी का फेवरेट है, जिसमें आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन से एरिया आते हैं, सिक्स शेड्यूल में कौन से एरिया आते हैं, एट शेड्यूल जो कि लैंग्वेजेस से रिलेटेड आता है। तो क्लासिकल लैंग्वेज इसी पेपर में आपसे पूछा गया, अब आपसे एट शेड्यूल पूछ लिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, यही है रिवाइज करने का तरीका। क्योंकि जिसका पता है वो दैट मीन्स वो टॉपिक आता है, जिसका नहीं पता दैट मीन्स उस टॉपिक में अभी कमी, उस टॉपिक को पूरा करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। अब देखो यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है और ह्यूमन लाइफ को भी करना है ट्रेडिशनल तरीके से। तो यहाँ पे पूछा है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका मतलब हर तरीके से कहीं ना कहीं तो होता ही होगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा गया है। अगर तो इसका आंसर क्या होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपको पता होना चाहिए बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है, बोटेनिक गार्डन क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होते हैं। क्योंकि एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पे बिल्कुल ह्यूमन इंटरफेयर होता ही नहीं है, जैसे आपका नेशनल पार्क हो जाता है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऐसे काम कर रहे हो। बोटेनिकल गार्डन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप किसी बोटेनिकल गार्डन होते हैं जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर प्रजाति को उगाते हो या बहुत सारे मल्टीपल उनको उगाया जाता है, ताकि एक किस्म से हम कह सकते हैं इसको
काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बेसिकली। और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि आपको ह्यूमन लाइफ को भी कंजर्व करते हो और बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को, दोनों को आप लेके चलते हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो आपका ज्यादा बेहतर आंसर होता है। समटाइम ऐसा होता है कि यूपीएससी में जो आपके ऑप्शंस दिए होते हैं, समटाइम एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके आंसर लग सकते हैं, जो कि लगते भी हैं हर साल, लेकिन हमें चूज करना है कि सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, ओके जी। देखिए क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की कहाँ पे लोकेटेड है। मैप से रिलेटेड यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और कुछ नहीं पता तो ये पता है कि देखो मेडिटेरियन सी जो होता है ना, वो यूपीएससी का इतना फेवरेट टॉपिक है, इतना फेवरेट टॉपिक है, वो हर बार पूछता है। या तो आपसे कोई कंट्री दे देगा, या मेडिटेरियन सी के अंतर्गत कोई कंट्री दे देगा, ये कंट्री की लोकेशन के साथ मेडिटेरियन सी दे देगा। दैट मीन्स मेडिटेरियन सी इज एन इम्पोर्टेंट थीम। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता टर्की कहाँ पे है, तो इन ऑप्शंस को तो आप खत्म ही कर दे पूरे तरीके से। बचता क्या है, गल्फ ऑफ सुएज और मेडिटेरियन सी, तो सबको पता है सुएज गल्फ जो है वो बिल्कुल इजिप्ट वाला सेक्शन आ जाता है यहाँ पे टर्की तो आता नहीं। तो आंसर क्या है, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, क्योंकि बीच में टर्की है, इधर ब्लैक सी आ जाता है, इधर मेडिटेरियन सी आ जाता है। ठीक है, तो ये ना जब आप पीवाईक्यूज करोगे तब आपको एक्चुअली बेहतर तरीके से समझ में आता है कि कौन सी थीम्स जो होती हैं वो यूपीएससी के लिए ज्यादा मायने रखती हैं। क्वेश्चन नंबर है 52, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ फॉलोइंग सिटी इन द साउथ ईस्ट एशिया एज वन वन प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो यहाँ पे भी आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए किसके बारे में। अगर पता हो जकार्ता, सबको पता है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, ठीक है भाई, ये सबको पता था उस टाइम पे। तो उसके बाद है सिंगापुर, दैट मीन्स इंडोनेशिया सबसे नीचे आता है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी गया, ये भी गया, अब बचता है बी और सी में से आपका एक ऑप्शन लगाना है। हनोई अगर पता हो तो चलो, पता है वैसे तो सबको पता होगा। बैंकॉक तो आई थिंक सबको पता होगा भाई कि बैंकॉक किसकी राजधानी है। थाईलैंड, सब जाना पसंद करते हैं ना बैंकॉक। तो सिंगापुर नीचे या बैंकॉक, तो ऑब्वियस सी बात है सिंगापुर पहले आता है, उसके बाद थाईलैंड आता है। अगर हम साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो आंसर यहीं पे निकल के आ जाता है। आप पता होना चाहिए हनोई क्या होता है, आपकी वियतनाम की कैपिटल है हनोई। बैंकॉक आपका थाईलैंड आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी अब लोकेशन, और एक बार जाके अगर उसने पूछ लिया साउथ ईस्ट एशिया, तो वो दूसरी कंट्रीज के बारे में पूछ सकता है। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, ओके जी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 53, 55 तक कर लेते हैं। 53 कहता है द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे कह रहा है साइंटिफिक व्यू, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कब आया था, 2015 जो पेरिस क्लाइमेट वो आया था, उसमें ये आपका था, ये कहाँ था। ठीक है, इसको क्वेश्चन को फाइंड आउट करो, ये कहाँ था, क्योंकि ये स्टेटमेंट बना के भी आपसे पूछ सकता है। इफ द ग्लोबल टेम्परेचर, उसने कहा कि ऐसा माना जाता है 2% से ज्यादा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गए प्री इंडस्ट्रियल एरिया में लेवल से, तो बताओ क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं। इम्पैक्ट कैन बी नेगेटिव और इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। उसने नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में नहीं पूछा, उसने पूछा है पॉसिबल इम्पैक्ट्स के बारे में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि समटाइम हम नेगेटिव चीजों को लेके चलते हैं, पॉजिटिव चीजों को हटा देते हैं। देखो सी कहता है ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर, परमानेंटली डिसअपियर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जहाँ पे आपकी बर्फ है वो भी तो पिघलेगी ना, पिघल के पानी बनेगा, दैट मीन्स वेटलैंड वहां नहीं तो वहां हो जाएंगे। तो पूरी तरीके से परमानेंटली डिसअपियर कोई भी चीज नहीं हो सकती। दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या, ये ऑप्शन क्या, इससे पता चला ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। टेरिटोरियल बायोस्फीयर टेंड टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स, बिल्कुल। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, ऑब्वियस सी बात है वो मर जाएंगे, तो क्योंकि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे आप देखोगे जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया कहें या फिर जैसे इंडिया वाले सेक्शन में कहें, अगर हम यहाँ मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो बर्फ पिघलेगी अंटार्कटिका वाली वो पूरी पिघल जाएगी, और जो ऑस्ट्रेलिया साइड जो भी कोरल रीफ्स होती है वो क्या होती है आपकी, डूब जाएंगी, डूब जाएंगी तो यानी खत्म हो जाएंगी। दैट मीन्स ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नेट कार्बन, आपका काम है कि आपको पता होना चाहिए नेट कार्बन सोर्स ना होता क्या है। देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में कोरल मोर्टेलिटी के बारे में आपसे बात कर रहा है, यानी फिर से कोरल आ रही है। दैट मीन्स कोरल की थीम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ से रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे देखा है। फोर्थ कहता है कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्यों नहीं होगा पॉसिबल भाई, नई जगह भी तो बनेंगी ना।
क्वेश्चन नंबर है 54, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते बताया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो सबको पता है अब इसका आंसर क्या है, मुंडको उपनिषद। पर ये देख लो, कथा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, इनमें क्या है एक लाइन देख लो, क्योंकि यूपीएससी ने आपसे ये क्वेश्चन G20 की जो वसुधैव कुटुंबकम हुआ था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था ना, तो ऐसे चीजों को ध्यान देके रखना है, ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस और सिक्योरिटी की बात की गई है, तो सबको पता है इंटरनल पीस और सिक्योरिटी कहाँ पे है, आका डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल नंबर 51 में आपकी इंटरनल पीस और सिक्योरिटी की बात की गई है। अब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है, इंटरनल पीस ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं की गई। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्रियम्बल में नहीं कहा गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिससे प्रियम्बल बना है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये चीज बोली गई थी कि जहाँ पे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में और प्रियम्बल में, क्योंकि हम मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक रिफ्लेक्शन ही आपका प्रियम्बल आता है, तो प्रियम्बल में आपकी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात नहीं की गई, बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में की गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या बात की गई, नहीं। 9 शेड्यूल में बात की गई, नहीं। अब आपको पता होना चाहिए 9 शेड्यूल है तो आखिर किससे रिलेटेड आपका 9 शेड्यूल आता है, यानी कि पीछे आपने सेकंड शेड्यूल पढ़ा, 5th शेड्यूल पढ़ा, 8th शेड्यूल पढ़ा, 10th शेड्यूल पढ़ा, यहाँ पे आपका 9 शेड्यूल। दैट मीन्स शेड्यूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के लिए, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में हम 55 हाँ यहीं तक देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।